नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। रोहतास में जमीन विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना डेहरी अनुमंडल के दरिहट की है। खुदराव गांव में जमीन को लेकर विवाद हुआ और विजय सिंह के साथ उनके 2 बेटों दीपक सिंह और काजू सिंह की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि विजय सिंह की अपने करीबी लोगों से ही जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी और इसी को लेकर धारदार हथियार से सभी की हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। मामला प्रकाश में आया है, उसमें जमीन संबंधित विवाद भाइयों के बीच में चल रहा था और दोनों भाई एक ही घर में रहते थे। उसी बीच में उसी विवाद को लेकर के आपस में विवाद उत्पन्न हुआ और ये घटना घटित हुई। आपसी रंजिश का मामला है, भूमि विवाद का मामला है। गांव के लोगों पर ही हत्या का आरोप लगा है और इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है और क्योंकि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है। आज की घटना दीपक सिंह और विजय सिंह और वहाँ पे थे और वो लोग लाठी डंडा और तलवार लेकर इन लोगों से भिड़ना चाह रहे थे। इस बीच में थोड़ा सा समझौता हटाया गया दोनों को। हम और राकेश कुमार सिंह डेहरी थे, हम लोगों को पता चला, हम लोग वहाँ से आए। अभी कोई बातचीत भी नहीं हुई। हम लोगों को जैसे वो देखा और तलवार लेके हम लोगों पे अटैक किया। लोगों का कहना है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई है, लेकिन अब पुलिस जांच के बाद ही कहा जाएगा कि आखिर इतना बड़ा आपराधिक वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। तो अभी पूरे इलाके में पूरे तनाव का माहौल है और पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है और काफ़ी जो है माहौल जो है यहाँ पर तनावपूर्ण है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, दरिहट, रोहतास। जहानाबाद में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें काको थाना क्षेत्र के टिकुलियापुर गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि धान रोपने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने हथियार लहराया। और इधर सहरसा पुलिस ने 24 घंटे में लूटकांड का खुलासा करते हुए 10,05,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। साथ ही 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। कल रात सुलिंदाबाद गांव के पास अपराधियों ने एक पिकअप वैन पर फायरिंग करते हुए रुपए लूटे थे। पुलिस ने वैन के ड्राइवर से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक उसने बताया कि 2 दोस्तों के साथ उसने ही लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उसकी निशानदेही पर 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और रुपए बरामद कर लिए गए। हालांकि एफआईआर में 9 लाख रुपए की लूट की बात कही गई है, जबकि पुलिस ने 10,05,000 रुपए बरामद किए हैं। उनके पास से लूटा हुआ करीब 10,05,710 रुपए भी बरामद किया गया है। साथ में जो चोरी के लिए एक पल्सर मोटरसाइकिल उन लोगों ने यूज़ की थी, उसको भी बरामद किया गया है। ये काफ़ी बड़ी सफलता है सहरसा पुलिस के लिए। मात्र 24 घंटे में इस केस का उद्भेदन किया गया है और लूटे हुए जितने भी पैसे थे सबकी बरामदगी हो गई है। औरंगाबाद में प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए। सभी कैदी बाथरूम की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकले और फिर बेडशीट के सहारे बाउंड्री से बाहर हो गए। अधिकारियों ने बताया कि शेखपुरा से 21 बाल कैदियों को यहां लाया गया था, जिनमें से 6 कैदी फरार हो गए, जिसे पकड़ने के लिए छानबीन जारी है, पर अब तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। आंतरिक गार्ड जो हैं उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, कुछ बच्चे भागे हैं। इसके बाद पुनः यहाँ से प्रोबेशन अफसर के द्वारा सूचित किया गया, मुझे भी किया गया। मेरे स्तर से अपने असिस्टेंट डायरेक्टर महोदय को, पुलिस को और जुवेनाइल बोर्ड को सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई है। इसके बाद सभी वरीय पदाधिकारी लोग उपस्थित होने लगे और इसकी जांच अभी शायद चल रही है। बाथरूम का जो दरवाजा है, खिड़की पीछे में है, उसका ग्रिल को तोड़ दिया है और ग्रिल को तोड़ करके बाहर में जो 12 फीट की चारदीवारी है, उसमें ओढ़ने का जो चादर मिला था उसको रस्सी के रूप में उपयोग करके बाहर भाग गया है।
अगली खबर का रुख करते हैं। नेपाल की तराई क्षेत्र में हुई बारिश से पहाड़ी नदियां एक बार फिर उफान पर हैं। पूर्वी चंपारण में नदियों का तांडव फिर दिखने लगा है। सुगौली और बंजरिया प्रखंड के गांव में तीसरी बार आई बाढ़ से ग्रामीणों में भय का माहौल है। बाढ़ की दूसरी बार हुए प्रकोप से सुगौली के सेमरा रेलवे गुमटी से होकर जाने वाली रोड पर बनी पुलिया पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। प्रशासनिक अधिकारी ध्वस्त पुलिया को ठीक करने की योजना बना ही रहे थे कि बाढ़ की तीसरी लहर ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। ध्वस्त पुलिया के अगल बगल की सड़क बाढ़ के पानी से कटती जा रही है, जिसके कारण इस सड़क पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। तो डबल टूट गल बा के मैं आवत नहीं लोग अपने देनी से पैदल हमारे घेर के जी कहिए से टूटल बा लोगन 10 दिन सरकार द्वारा भी ए पर कोनो पहल नहीं के कल कौनो कुछ नहीं करा। मुखिया और जनप्रतिनिधि द्वारा पूरे पुल को ही टूट जा रहा है। ये पैसे पता नहीं रहे सब क्या करते हैं लोग ले लेके। जो भी प्रतिनिधि ये लेता है बनवाने के लिए वो सही से ढंग से बनवाता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो रोड हुआ वहाँ पर काफी टूट गया है। तो जिस हिसाब से रोड पुल पे है उस हिसाब से पूरा यहाँ से वहाँ तक रोड होना चाहिए। बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। गंडक और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। छोटी छोटी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मतलब बिहार महामारी और बाढ़ दो मोर्चों पर जूझ रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार के तकरीबन 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पूर्वी चंपारण में बाढ़ का पानी फैलता जा रहा है। अब तो छोटी छोटी नदियां भी उफान मारने लगी हैं। पानी के दबाव की वजह से सोमवती नदी का बांध टूट गया। सोमवती का बांध टूटने से रघुनाथपुर पंचायत के कोन्हिया, हरिहरपुर, सुबैया और खोड़ा समेत कई गांवों में नदी का पानी फैलने लगा है। प्रशासन से बेआस ग्रामीण खुद ही बांध की मरम्मत में जुटे हैं ताकि नदी की धारा को रोका जा सके। ये बांध से टूटने पर पूछिए कि मुजफ्फरपुर जिला और पूर्वी चंपारण जिला और वैशाली जिला भी क्षतिग्रस्त में, माने इसमें पानी इन करता है। हाँ, ऐसा ही जाता है। तकरीबन यही हाल बेतिया का है। योगापट्टी एफसीआई गोदाम को जाने वाली सड़क का बारिश की वजह से बुरा हाल है। ये सड़क ब्लॉक परिसर होते हुए नवलपुर बेतिया मुख्य सड़क को जोड़ती है, जहां 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। महामारी और बाढ़ के आलम में अनाज उठाव के काम में भारी दिक्कत आ रही है। कभी कभी तो इसी पानी में गाड़ियां भी पलट जाती हैं। पानी लागल बा हई दुनिया इतना जांग भर हई राशन देवे में दिक्कत होता, बड़ा गजन बा। रास्ता के खराब के चलते समस्या मना गाड़ी आवता ना कोनो धंधा होता, 2 बेर गाड़ी पलट गइल, खतरा के घर भैया। बिहार में बाढ़ के हालात को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर समझाया है और लिखा है, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा समेत कई नदियां नेपाल से पानी लेकर उत्तर बिहार में आती हैं और बिहार के मध्य में गंगा नदी में मिलती हैं। नेपाल में भारी बारिश होने पर ये नदियां अत्यधिक पानी और गाद लाती हैं, जिससे जल प्लावन की स्थिति बन जाती है। बिहार के बड़े इलाके में आने वाली बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए नेपाल में प्रमुख नदियों पर हाई डैम बनाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर नेपाल और सरकार के बीच वार्ता का दौर दशकों से जारी है, पर अपेक्षित परिणाम नहीं निकला है। बाढ़ ही नहीं, जल जमाव ने भी बिहार को बेहाल कर रखा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ऐसा पुल शायद ही आपने कभी देखा होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस बेंच पर बैठकर बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, वो बेंच आज ब्रिज का काम कर रहा है। बरामदे से लेकर गेट तक बेंच वाले पुल का ही बस सहारा है। छपरा के लोकमान्य उच्च विद्यालय में बारिश की वजह से स्कूल परिसर में पानी ही पानी है।
चलना मुश्किल है। आप देख सकते हैं, हम भी अभी जब खड़े हैं तो ये पुल के ये जो एक आर्टिफिशियल पुल बनाया है, जो बच्चे जिस पे बेंच पे पढ़ाई करते थे उस बेंच को पुल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये पुल अब बच्चों को विद्यालय जाने का साधन बन चुका है। और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत है, शिक्षकों के लिए बड़ी दिक्कत है, जिस पर प्रशासन और सरकार को ध्यान देना होगा। चूँकि जब कोरोना काल के बाद विद्यालय खुले हैं तो बच्चों का आना विद्यालय में शुरू हो गया, लेकिन इस विद्यालय में कहीं ना कहीं दिक्कतों के कारण बच्चे कम आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। ये हाल है जुलाई के दूसरे हफ्ते का। जाहिर है अभी पूरी बरसात बाकी है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार, मोतिहारी से मुकेश सिन्हा और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। मोतिहारी में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया बुद्ध स्तूप इन दिनों बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। केसरिया बौद्ध स्तूप चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल मॉनसून आने पर केसरिया स्तूप को जाने वाले रास्ते ठप पड़ जाते हैं। विश्व विख्यात महात्मा बुद्ध की अंतिम स्वर्णस्थली को लेकर प्रशासन की बेरुखी इसे काफी नुकसान पहुंचा रही है। लेवल जब पानी का बढ़ जाता है और चौर एरिया से जो पानी पहुंच जाता है, तो जो केसरिया स्तूप के अगल बगल के एरिया में भी पानी लग रहा है। पिछले साल भी शायद तो इसकी सूचना दी गई थी त्वरित कार्रवाई के लिए, और इस बार भी हम दे रहे हैं। इनफैक्ट इस बार जो है इसका संप हाउस के माध्यम से अगर पानी की निकासी हम कर सके तो उस संदर्भ में भी प्रपोजल हमारे द्वारा दिया जा रहा है। पटना के गर्दनी बाग के संजय गांधी स्टेडियम में पिछले एक महीने से बरसात का पानी जमा हो गया है। जल जमाव के कारण अब उसमें से दुर्गंध आने लगी है, जिस कारण स्थानीय निवासियों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। स्टेडियम में खिलाड़ियों ने कदम रखना भी छोड़ दिया है। सभी मैचों का अभ्यास बंद है। केवल मैदान में ही नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर भी जल जमाव से नरकीय स्थिति बन गई है। पिछले एक माह से गर्दनीबाग का संजय गांधी स्टेडियम झील में तब्दील है तो खिलाड़ियों का अभ्यास भी छूट चुका है। तस्वीरें देखकर आप भी हैरान होंगे और शायद नगर निगम को कोसेंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक जहां पर दर्जनों मैच हुआ करते थे, खिलाड़ियों के बल्ले की शोर सुनाई देती थी, लेकिन सब कुछ सन्नाटे में तब्दील है। और देखिए कि जो मैदान है वो आज झील बन चुका है। बारिश के मौसम में यहाँ पर जो मैदान है इसकी हालत ऐसी बन जाती है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे में अब खिलाड़ी लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं, नगर निगम से भी गुहार कर रहे हैं। नगर निगम ने स्थल निरीक्षण भी किया है, बावजूद अब तक मैदान की हालत नहीं सुधरी है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। किशनगंज जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तो घट गया है, लेकिन जिले के 4 प्रखंडों टेढ़ागाछ, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और किशनगंज में दर्जनों जगहों पर तेजी से कटाव हो रहा है। कई जगहों पर प्रशासन की ओर से कटाव रोधी कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्य नाकाफी हैं। अब गांव को बचाने के लिए ग्रामीण खुद कोशिशों में जुट गए हैं। और जो हमारे बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण विभाग की टीम है, बड़ी देर से यहाँ पर जगी है और उन्होंने काम शुरू किया। हालांकि ये काम जो एंटी इरोजन का वर्क होना था, उन्होंने एंटी इरोजन का वर्क नहीं किया, जिसका नतीजा है कि इन सब घर को कटना पड़ रहा है। फ्लड फाइटिंग का काम स्टार्ट तो हुआ है, पर देरी से हुआ है, लेकिन इसको जल्दी होना चाहिए था। अभी बरसात के मौसम में अभी फ्लड फाइटिंग का ही काम हो सकता है, जो परमानेंट सॉल्यूशन वो अभी नहीं हो सकता। मुआवजा पिछले साल जिनका घर कट गया उनको आज तक जमीन नहीं मिल पाई। आज भी जो कट रहा है, टेढ़ागाछ में मैं गया था, वहां के अफसरान को पता तक नहीं कि गांव कट। खबरें लगातार जारी हैं, जल्द लौटते हैं। लेकिन आशंका है कि ये किसी गैंग की साजिश हो सकती है। बूढ़ी गंडक नदी ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। क्या घर और क्या मकान, क्या स्कूल और क्या मैदान, सब कुछ सैलाब के आगोश में समाया हुआ है। न आशियाना बचा और न गृहस्थी का सामान।
बूढ़ी गंडक नदी का पानी रातों रात ऐसा फैला कि समस्तीपुर शहर के निचले इलाकों में बसी सैकड़ों झुग्गी और झोपड़ियां तहस नहस हो गईं और उनमें रहने वाले बाशिंदों की जिंदगानी पानी पानी हो गई। देखते ही देखते सब कुछ डूब गया। अब सड़क के किनारे बसी तंबुओं की यही बस्ती इन बाढ़ पीड़ितों का ठिकाना बन गई है। अच्छा, बस्ती में जा रहा है, इतना परसेंट से लौट गया था आगे साल। हाँ। अभी जो है बस्ती में जा रहा है, पानी लगातार बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है, कोई सुविधा नहीं है। तो कैसे आप लोग बांध पर खुद कैसे रह रहे हैं? ऐसे बना के झोपड़ी रह रहे हैं, पानी है, मेरा घर है, घर डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। समस्तीपुर से बहादुरपुर जाने वाली सड़क के किनारे बसे तंबुओं के इस मोहल्ले में उन अभागे बाशिंदों ने शरण ले रखी है, जिसका भरा पूरा घर बूढ़ी गंडक नदी ने डुबो दिया। सैलाब में से बचा कुचा सामान लेकर सड़क के किनारे पहुंचे और तान दी प्लास्टिक की झोपड़ी। अब यही इनका ठिकाना बन गया है, लेकिन यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं है। न खाने को अन्न का दाना बचा है और न पीने को शुद्ध पानी ही। एक एक पल काटना जैसे मानो पहाड़ जैसा है। बस न कोई किसी गरीब को मदद है, न कोई है। जैसे सब अपना अपना पन्नी चाहे कुछ टांग के बांध पे रह रहा है। समस्तीपुर के बेघर बाढ़ पीड़ित हर दिन मुश्किल से गुजार रहे हैं। एक तरफ उनका घरबार सैलाब में डूबा हुआ है, तो दूसरी ओर तंबुओं के मोहल्ले में भी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। खेत से लेकर मैदान और सड़क से लेकर पुल पुलिया, हर तरफ सैलाब का कब्जा है। पानी से डूबी इस सड़क पर कभी दिन भर छोटी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरती रहती थी, लेकिन आज उस सड़क पर बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है। जनसंख्या कानून पर बिहार में बयानबाजी तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून की जगह जागरूकता की बात कही, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कानून की पहल का स्वागत किया। वहीं विपक्ष ने सत्ता पक्ष में अलग अलग राय को लेकर निशाना साधा है। एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए। जनसंख्या कानून के मुद्दे पर नीतीश कुमार के इस बयान से साफ है कि वे जनसंख्या कंट्रोल के लिए कानून के पक्ष में नहीं है। वे मानते हैं कि जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो प्रजनन दर अपने आप कम हो जाएगी, और बिहार में ऐसा हुआ भी है। नीतीश कुमार की इस राय के बाद जनसंख्या नीति को लेकर नई बहस छिड़ चुकी है। बीजेपी के गिरिराज सिंह जहां कानून लाने की पहल का स्वागत कर रहे हैं, वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने सीएम नीतीश के बयान का समर्थन किया है। सबका मुद्दा है, ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं। हम दुनिया की आबादी का 20% व्यवहारिक में हमारी आबादी हो गया है, जमीन 2.5% है। इसलिए इसे सामाजिक समरसता और विकास दोनों के नज़रिए से देख करके इस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए योगी जी की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। यूपी की सरकार ने पहल की है, यूपी की सरकार बहुत समीक्षा की है, और उनका जो वह पहल है वह एक जायज पहल है। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वह स्वागत योग्य। नीतीश कुमार जी ने
जो कहा समझने समझाने की बात, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक बात है। समझने और समझाने का काम तो चलता रहा है और चलता रहेगा। इसीलिए मेरे मैंने निजी विधेयक बिल लाया है, उसमें मैंने कानून बनने के 18 महीने बाद तक उसके दमनकारी यानी रोकने के लिए जो प्रावधान है, दंडात्मक प्रावधान है, उसे लागू नहीं करने की बात कही है। यानी कानून आज बनता है, कानून लागू हो गया, लेकिन उसका दंडात्मक प्रावधान 18 महीने बाद लागू होगा। इस 18 महीने में उस कानून के सहारे लोगों में जन जागृति करना, लोगों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना, और जिन लोगों को कोई आपत्तियां हैं उन आपत्तियों पर विमर्श करना। तो मुझे लगता है जो नीतीश जी ने कहा वो हमारे बिल में वो प्रावधान व्याप्त है। जाहिर है जनसंख्या नीति पर बहस कोई नई बात नहीं है, पिछले 4 दशकों से चर्चा चल रही है। अब चूंकि नीतीश कुमार ने कानून से ज्यादा जागरूकता को तवज्जो दिया है, लिहाजा विरोधी बीजेपी और जेडीयू के अलग अलग स्टैंड के चश्मे से देख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दोहरा चरित्र एक बार फिर से सामने आया है। आप बीजेपी के साथ बैठ करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अब जब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी का अलग राग है तो आप उससे अलग सुर अलाप रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बीजेपी का जो स्टैंड है उससे अगर आप अलग राय रखते हैं तो बीजेपी का साथ छोड़िए। बिहार के मुख्यमंत्री ठीक ही कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता से ही होगा, जागरूकता फैलेगी, जनसंख्या नियंत्रण होगा। लेकिन वो जिसके साथ अलायंस में है, भारतीय जनता पार्टी, कानून बनाना चाहते हैं तो कानून की जरूरत क्यों पड़ी? कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग अपने नेता नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी का अनुसरण तो करें, उसी से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं ना, कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं जो नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ जोगी का अनुसरण करेंगे? अनुसरण करके दिखाए, हमको लगता है काफी जनसंख्या नियंत्रण होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है ताकि आबादी की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाई जा सके, जिसके बाद से ही सियासी गलियारों में जनसंख्या नीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इसके लिए महिला और पुरुष दोनों को शिक्षित और जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने की जिम्मेदारी पुरुषों की ही है। परिवार नियोजन में पुरुष भी साथ दें तो महिलाओं को सुविधा होगा। अगर महिलाएं साथ देती हैं तो महिलाओं को हॉस्पिटल तक ले जाना, उन्हें करा के लाना, और उस तरह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर जो है उनके लिए जो जागरूकता हम लोगों ने किया है, और उस केयर के लिए भी तो उसमें पुरुष जब हॉस्पिटल ले जाएगा तब ना उसको मिलेगा, और जब पुरुष ले ही नहीं जाएगा तो क्या मिलेगा। और वहीं जनसंख्या कानून को लेकर एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव करीब है और बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। मामला यह है कि हमेशा कोई कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं ताकि उनको इलेक्शन का फायदा हो जाए। यकीनन है कि जनसंख्या के सिलसिले में गवर्नमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन जब उनका इलेक्शन सर पर आया है तो इस किस्म के वो फतवे दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रहे हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के सिलसिले में। हमारा कहना ये है कि साक्षर बनाइए लोगों को, साक्षर होंगे तो वो जान लेंगे कि किस तरह से फैमिली प्लानिंग हमारी होनी चाहिए। कोरोना पर कंट्रोल के बाद बिहार सरकार ने कई तरह की छूट दी है, लेकिन आम लोगों के लिए मंदिरों के दरवाजे अब तक नहीं खुले हैं। बीजेपी की तरफ से अब मंदिर खोलने की मांग होने लगी है और बीजेपी नेता मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि सावन शुरू होने वाला है, ऐसे में कोविड नियमों के साथ मंदिर खुलने चाहिए, लेकिन जेडीयू इससे सहमत नहीं दिख रहा। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ कोरोना का डर है, लेकिन इन सब के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। चूंकि अभी केसेस बहुत कम है और श्रावण का माह आरंभ होने वाला है कुछ दिनों में, तो लोगों ने यह आग्रह किया कि कोई व्यवस्था ऐसी बने कि कम से कम वो मंदिर में, शिवालय में खास करके जल ढार सकें। एक परंपरा रही है। मैं तो ये कहूँगा कि लॉकडाउन के पहले भी
बिहार के लोगों ने काफ़ी संयम से लॉकडाउन के पहले भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया है और मंदिर में जाने वाले लोग आस्था से भरे लोग होते हैं और वो भली भांति समझते हैं कि मंदिर में प्रवेश के समय में हमें किन किन नियमों का मानकों का पालन करना है, इसलिए उनके स्वविवेक पर इस क्षेत्र को खोल देना चाहिए। भाई ये ऐसा दौर आया जहां इबादत गाह, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब बंद हो गए, तो ये व्यापक रूप से कोविड से लड़ना है ना, और कोविड के 3rd वेव की बात की जा रही है, तो राज्य सरकार खुद संवेदनशील रहती है, समीक्षा करती है।